अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे पास है एंजाइम्स। तो बेसिकली एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं जो कि बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, लेकिन रिएक्शन के दौरान खुद यूज़ नहीं होते। तो ये एंजाइम्स हैं। तो अब हम एंजाइम्स को देखते हैं कि हमारे पास एंजाइम्स क्या हैं। तो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स हमारे पास प्रोटीन्स हैं जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होती हैं। ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती हैं और किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में ये एंजाइम्स खुद यूज़ नहीं होते। तो अगर एंजाइम्स ना हो तो बायोलॉजिकल रिएक्शन जो है वो इस कदर स्लो हो जाएंगे कि इनके लाइफ को सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, यानी कि लाइफ ही नहीं होगी। तो हमारे पास जो एंजाइम्स हैं वो कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ इमानो एसिड। एंजाइम्स किससे बने होते हैं? यानी कि इनके अंदर इमानो एसिड्स होते हैं जो कि ज्वाइंट टुगेदर होते हैं और एक दूसरे के ऊपर उन्होंने कॉइल्ड किया होता है, यानी कि कॉइल्ड अपॉन देमसेल्व्स होते हैं, जिसकी वजह से उनका एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बनता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स हमारे पास बेसिकली, क्योंकि एंजाइम्स ही इमानो एसिड से मिलकर बन रहे हैं और इमानो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन्स। तो दैट इज़ वाई एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो ये क्या करते हैं कि इनका बेसिकली फंक्शन होता है कैटालिटिक एक्टिविटी, यानी कि किसी भी एक केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करना। तो इनकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है वो सारा कुछ एक स्मॉल पोर्शन परफॉर्म करवा रहा होता है, जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। तो ये हमारे पास एक्टिव साइट की डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ एक्टिव साइट। तो जो इन कैटालिटिक एक्टिविटी होती है एंजाइम्स की, वो एक स्मॉल पोर्शन के पास होती है और उस पोर्शन को हम कहते हैं एक्टिव साइट, जो बेसिकली एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है। तो जो चीज़ एक एंजाइम के साथ आके बाइंड करती है जिसे रिएक्टेंट, उसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं। तो वो क्या करती है? वो एक्टिव साइट्स के ऊपर आके बाइंड करती है। तो जो कि फ्यू अमीनो एसिड्स होते हैं इसमें। तो जो बाकी बल्क ऑफ द अमीनो एसिड्स होते हैं वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम्स बना रहे होते हैं और एक्टिव साइट्स में कुछ चंद ही अमीनो एसिड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि सम एंजाइम्स कंसिस्ट प्रोटीन। तो हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो तो बेसिकली हमारे पास प्रोटीन्स ही हैं, क्योंकि उनके एंजाइम्स भी अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं और अमीनो एसिड से मिलकर हमारे पास प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। तो द अदर है नॉन प्रोटीन पार्ट। तो हमारे पास जो मोस्ट एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन एंजाइम्स के पास एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कोफैक्टर। और ये किसके लिए है? जो कि हमारे पास प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स के लिए हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कोफैक्टर। तो कोफैक्टर का वर्क क्या है कि तो कोफैक्टर यूजुअली एक्ट एज ए ब्रिज, यानी कि हमारे पास जो कोफैक्टर है वो एक ब्रिज के तौर पर एक्ट कर रहा होता है बिटवीन द एंजाइम्स एंड द सबस्ट्रेट, यानी कि एंजाइम्स और सबस्ट्रेट के दरमियान एक ब्रिज होता है, उस ब्रिज को हम कहते हैं कोफैक्टर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो ये क्या है कि कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द केमिकल रिएक्शन विच ब्रिंग अबाउट कैटालिस्ट, यानी कि जो हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा होता है उसमें डायरेक्टली वर्क कर रहा होता है ताकि केमिकल चेंज हो सके। तो जो हमारे पास सम ऑफ द कोफैक्टर्स हैं वो क्या है कि केमिकल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो जो क्या कर रहे होते हैं कि एक रिएक्शन को मतलब प्रोसीड करवा रहे होते हैं। जो कुछ एंजाइम्स होते हैं वो मेटल आयंस, इनके एंजाइम मेटल आयन यूज़ करते हैं एज ए कोफैक्टर लाइक MgFeCuZn। तो पेपर में मोस्टली MCQs आ जाता है कि जैसे ये मैग्नीशियम Mg2+ है तो ये क्या है कि ये कोफैक्टर है। तो यह ऐसे MCQs आ सकता है कि मेटल आयंस आर कंसीडर्ड एज ए कोफैक्टर। इंपॉर्टेंट MCQs है। तो जो हमारे पास एक डिटैचेबल कोफैक्टर होता है इसको हम एक्टिवेटर कहते हैं। तो ये एक्टिवेटर की डेफिनेशन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या होता है? ये इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है। तो इसके आप नेचर को भी देख लीजिएगा कि ये
इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है। तो हमारे पास क्या होता है कि जैसे ये है, ये हमारे पास हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास एक एंजाइम है। तो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं कि एक्टिव साइट है। तो ये हमारे पास कोई भी एक सबस्ट्रेट ने आके बाइंड करना है, तो ये को फैक्टर है। अब एक एंजाइम्स के प्रॉपर फंक्शन करने के लिए सबसे पहले तो एक्टिव साइट होनी चाहिए। दूसरा, एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट तब भी बाइंड कर सकेगा जब को फैक्टर होगा। अगर को फैक्टर नहीं होगा तो एंजाइम फंक्शन नहीं परफॉर्म करेगा। तो अब ये क्या हुआ, एंजाइम्स वैसे का वैसे है, सबस्ट्रेट हमारी प्रोडक्ट में चेंज होगी और को फैक्टर भी वैसे का वैसा है। यानी कि ना तो इसने इसको एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है, इसने ना तो हमारे पास कोफैक्टर यूज़ हुआ, ना ही एंजाइम्स यूज़ हुआ, बल्कि हमारे पास प्रोडक्ट बनी एंड देन एंजाइम और कोफैक्टर वैसे के वैसे ही रहे। तो जो हमारे पास है कि जो हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट है, अगर वो कोविलेंटली बॉन्डेड हो, यानी कि अगर हमारे पास जो कोफैक्टर है तो वो कोविलेंटली बॉन्डेड हो तो उसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, और अगर वो लूजली अटैच हो तो उसे हम कोएंजाइम्स कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि डिफरेंस बिटवीन कोएंजाइम्स एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप। मोस्टली एमसीक्यूज आ जाता है कि इफ नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि कोफैक्टर इज कोविलेंटली बॉन्डेड, अगर कोविलेंट बॉन्ड होगा तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, और अगर लूजली अटैच होगा देन वो इट इज कोएंजाइम्स। तो if it is closely related to vitamins which present essential raw material for coenzymes are made, तो जो क्योंकि ये विटामिन्स के रिलेटेड है, जो रॉ मटेरियल हैं कोएंजाइम्स जिनसे बने होते हैं, तो ओनली स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ विटामिन्स आर नीड बिकॉज लाइक एंजाइम्स कोएंजाइम्स कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। तो क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं या कोफैक्टर होते हैं बार बार यूज़ किए जा सकते हैं, इसलिए स्मॉल पोर्शन चाहिए होता है। तो अगर एक हमारे पास एक एंजाइम्स है, अगर वो अपने कोएंजाइम्स और प्रोस्थेटिक ग्रुप उसके साथ रिमूव हुआ है तो उससे हम कहते हैं ओपो एंजाइम्स, यानी कि इनकम्प्लीट एंजाइम्स। तो ये नेक्स्ट हमारे पास है जो एक हालो एंजाइम्स होते हैं, यानी कि एक बिल्कुल एक्टिवेटेड एंजाइम जिसके पास कोएंजाइम्स और कोफैक्टर प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑल प्रेजेंट हो, तो उसे हम कहते हैं होलो एंजाइम। होलो एंजाइम और ओपन एंजाइम में डिफरेंस इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो मैनी एंजाइम्स आर डिसोल्व इन द साइटोप्लाज्म, तो हमारे पास मोस्टली एंजाइम्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर डिसोल्व होते हैं, या कुछ एंजाइम जो है हमारे पास टाइटली बॉन्ड होते हैं ऑर्गेनेलिज के साथ। तो ये क्या होते हैं कि दे आर प्रोड्यूस बाय लिविंग सेल, तो ये लिविंग सेल से प्रोड्यूस होते हैं। ये जहाँ पे यूज़ होते हैं, यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, वहाँ पे मोस्टली यूज़ हो जाते हैं अपनी प्रोडक्शन साइट पे। तो ये एंजाइम्स क्या हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो सेलुलर रिस्पिरेशन के लिए जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। तो जो प्रोटीन की सिंथेसिस में होते हैं वो राइबोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये इनकी लोकेशन है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। यानी कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, रिस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है। तो जो सेल का प्रोटीन फैक्ट्री है वो राइबोसोम्स हैं। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कवर होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम्स उनको देखेंगे। इस चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आता, शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।